guys, welcome back to our YouTube channel. I am Tanu from Legal Window and today we will be discussing about income tax returns. जैसे कि जून का मंथ है and we will be filing our income tax returns for the last financial year. So we decided कि हम लोग आपके साथ income tax returns से related हमारी knowledge को share करें। Income tax return basically एक detailed form है, एक डिटेल्ड इलैबोरेटेड फॉर्म है जिसके थ्रू एक टैक्स पेयर अपनी इनकम की डिटेल्स, अपनी सालाना इनकम की डिटेल्स गवर्नमेंट को डिक्लेयर करता है। अब आप लोगों के माइंड में ये सारे सवाल आते होंगे कि अगर मैं इनकम अर्न करता हूँ तो मेरे लिए कब कंपलसरी होता है कि मैं इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करूँ, या फिर ये भी एक क्वेश्चन काफी लोगों के माइंड में आता है कि इनकम टैक्स हम लोगों को कब फाइल करनी चाहिए, मतलब व्हाट आर द ड्यू डेट्स फॉर इनकम टैक्स रिटर्न्स और इसके क्या फॉर्म्स होते हैं जिसके थ्रू हम हमारी इनकम को डिक्लेयर करते हैं। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड एंड वी विल ट्राई अ लेवल बेस्ट टू आंसर ऑल योर डाउट्स एंड कंफ्यूजंस इन दिस वीडियो। सो द फर्स्ट दैट वी विल डिस्कस इज द क्राइटेरिया। सो हमारी गवर्नमेंट ने कुछ क्राइटेरिया स्पेसिफाई करे हैं जिसके बाद एक टैक्स पेयर के लिए ये कंपलसरी हो जाता है कि वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे। अगर एक टैक्स पेयर इन क्राइटेरियाज को मीट करता है then it becomes compulsory for him to file income tax returns. So the first criteria is the criteria of income. अगर आपकी सालाना इनकम लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 2,50,000 को क्रॉस करती है, यानी 2.5 लाख को क्रॉस करती है, then it becomes mandatory for you to file income tax return. The second criteria is for TDS and TCS. Now TDS and TCS is अगर आपके लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है या टैक्स कलेक्ट हुआ है थ्रू जिसने आपसे पेमेंट उठाया है और वो अमाउंट आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 25,000 है या 25,000 से ज्यादा है, then it becomes compulsory for you to file income tax return. Now the third criteria जिसके बाद it is compulsory for a taxpayer to file income tax return is the deposits and current account. अगर आपके current account में net deposits for the last financial year exceed कर जाते हैं 1 crore से, then it becomes compulsory or mandatory for you to file income tax return. The fourth criteria is the deposits in the savings account. अगर आप savings account maintain करते हैं और उसमें आपके last financial year में deposit का जो अमाउंट है, टोटल डिपॉजिट अमाउंट क्रॉस कर जाता है 50 लाख से, then it becomes compulsory for you to file income tax return. Now the fifth criteria is the criteria of turnover. अगर आपका सालाना टर्नओवर 60 लाख को क्रॉस कर जाता है, then again एक ये नया अमेंडमेंट आया है जिसके बाद आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। The next criteria is for those जो किसी प्रोफेशन से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सर्विसेज देते हैं IT सर्विसेज से रिलेटेड, या फिर आप डॉक्टर हैं और आप प्रोफेशनल सर्विसेज अपनी देते हैं, और उस केस में अगर आपके सालाना जो ग्रॉस रिसिप्ट्स हैं यानी आपकी इनकम वो क्रॉस कर जाती है 10 लाख से, then it becomes mandatory for you to file the income tax return. चलिए now we'll discuss about different types of heads. So basically our government and the law has defined or has categorized the incomes under 5 major heads, जिसके अंडर हम हमारी different types of income को taxable करते हैं. So the first head is income from salary. Income from salary में हमारी सैलरी या फिर एम्प्लॉयमेंट से आने वाली इनकम को टैक्सेबल करते हैं। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं और आप अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज देते हैं तो उससे अर्न होने वाली इनकम को हम इनकम फ्रॉम सैलरी के अंडर टैक्सेबल करते हैं। बट ऑल्सो रिमेम्बर कि इस हेड के अंडर हम लोग डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन को कभी नहीं लेते, बिकॉज डायरेक्टर रेम्यूनरेशन इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट नहीं बनता, इट बिकम्स पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। Now the next major head of the income categorization is income from business and profession. अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं और आप अपनी इनकम या फिर आप अर्न करते हैं गुड्स और सर्विसेज को सेल और परचेज करके, तो आपके उस बिजनेस से अर्न होने वाला प्रॉफिट या इनकम को हम टैक्स करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आप एक हाउसवाइफ हैं और आप एक छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं साड़ी सेल और परचेज करने का, तो ये आपका बिजनेस हुआ
और इस बिजनेस से अर्न होने वाली इनकम को हम टैक्स करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंडर। सर्विसेज का एग्जांपल लेते हैं। अब आप आईटी सर्विसेज देते हैं या फिर आप इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विसेज देते हैं। इस केस में भी उस बिजनेस से अर्न होने वाले आपके प्रॉफिट को हम टैक्सेबल करते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंडर। नाउ वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट मेजर हेड। इट इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। Income from capital gains is basically the profit that you earn when you sell a property or an asset. For example, आप सेल करते हैं अपनी हाउस प्रॉपर्टी, लैंड या फिर गोल्ड या फिर प्रेशियस ऑर्नामेंट्स या फिर शेयर्स या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप उस इन्वेस्टमेंट को सेल आउट करते हैं। तो उस सेल पे होने वाला जो प्रॉफिट है उसे हम टैक्सेबल करते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स के अंडर। The next major head of income categorization is income from house property. जब आपके पास एक प्रॉपर्टी है और आप उस प्रॉपर्टी को लेट आउट करते हो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, यानी किसी को रहने के लिए देते हो, तब उस प्रॉपर्टी को लेट आउट करने से जो आपको रेंट वाली इनकम होती है उस इनकम को हम टैक्सेबल करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर। इस केस में अगर आप प्रॉपर्टी आपके पास है और आप लेट आउट नहीं करते हो, आपके पास 2 या 3 से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, तब भी आपके ऊपर इस हेड के अंडर टैक्सेबिलिटी आती है और इस केस में हम म्युनिसिपल टैक्स पे करते हैं और इसे भी हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर ही लेते हैं। द नेक्स्ट मेजर हेड ऑफ द इनकम टैक्स इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर हम दुनिया भर की सारी इनकम ले लेते हैं जो इन अबव मेंशन क्राइटेरियाज में किसी से भी कनेक्शन नहीं बना पाती है या किसी भी हेड के अंदर नहीं आ पाती है। उन सारी इनकम्स को हम टैक्सेबल करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंडर। फॉर एग्जाम्पल, आपके बैंक अकाउंट में काफी सारा डिपॉजिट है और उस डिपॉजिट के ऊपर आपको बैंक एक इंटरेस्ट अमाउंट पे करता है। अब ये इंटरेस्ट अमाउंट आपके लिए एक इनकम की तरह साबित हो, बट we cannot categorize this specific income under any other head. ना हम इसको हाउस प्रॉपर्टी में ले सकते हैं, ना इसको बिजनेस प्रोफेशन में ले सकते हैं, ना ही हम इसे कैपिटल गेन कहेंगे, ना ही सैलरीड इनकम है। सो जब भी कोई इनकम किसी भी हेड के अंदर फॉल नहीं करती तो उसे हम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल कर देते हैं। सो ऑफ कोर्स बैंक इंटरेस्ट वाली इनकम जो है वो हमारी अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। So guys, next up we'll discuss about different types of forms which are used to file the income tax returns. गवर्नमेंट ने अलग अलग फॉर्म्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम्स के लिए इसलिए निकाले बिकॉज देयर आर डिफरेंट एंड मल्टीपल एन नंबर ऑफ इनकम्स थ्रू व्हिच द टैक्स पेयर अर्न्स इन आवर कंट्री। सो टैक्सेबिलिटी प्रोसीजर्स को इजी आप करने के लिए डिफरेंट या फिर स्पेसिफिक मेंशन्ड इनकम्स को स्पेसिफिक फॉर्म्स के अंदर हम लोग फाइल करते हैं सो दैट टैक्सेबिलिटी प्रोसीजर्स फाइल करने वालों के लिए और उसे एनालाइज करने वालों के लिए इजी हो जाए। सो देयर आर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स विच आर बीइंग इशूड बाय द गवर्नमेंट, जिसके अंदर हम हमारे इनकम्स की डिटेल्स फाइल करते हैं या रिटर्न फाइल करते हैं। सो नेक्स्ट अप विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज फॉर्म्स, स्टार्टिंग विद आईटीआर फॉर्म नंबर 1। आईटीआर फॉर्म नंबर 1 में हम इंक्लूड करते हैं इनकम ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, यानी वो इंडिविजुअल्स जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में रेजिडेंट रह चुके हैं। इसमें भी हम इनकी इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाली इनकम को ही इंक्लूड करते हैं। सिंपल शब्दों में अगर एक इंडिविजुअल इन तीनों सोर्सेज के थ्रू इनकम अर्न करता है तो उसकी क्यूमुलेटिव इनकम हम आईटीआर फॉर्म नंबर 1 के थ्रू फाइल करते हैं। अब इसमें भी लिमिट है, अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है तभी आपकी इनकम को आईटीआर फॉर्म नंबर 1 के थ्रू फाइल किया जाएगा। अगर ये क्रॉस करती है 50 लाख का क्राइटेरिया तो इसके लिए डिफरेंट फॉर्म्स एप्लीकेबल हैं। नाउ द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट thing which needs to be kept in mind for ITR form number 1 are these 3 specific incomes जो इस ITR form 1 के अंदर हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। So first is director's remuneration. हाँ, हम मानते हैं it is the income from other sources, but still we do not include the income of a director in ITR form number 1. The second is
इनकम अर्नड थ्रू डिविडेंड्स या फिर इनकम अर्न थ्रू डिविडेंड्स ऑफ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स। अगर आप एज एन इंडिविजुअल किसी अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और डिविडेंड इनकम अर्न करते हैं, उस इनकम को आप आईटीएफ फॉर्म नंबर 1 के थ्रू डिक्लेयर नहीं करेंगे। Now let's discuss about ITF फॉर्म नंबर 3। ऊपर दिए गए हमने जो अभी फॉर्म्स पढ़े हैं, ITF फॉर्म 1 और ITF फॉर्म 2, उसमें हमारी 4 हेड्स ऑफ द इनकम फॉर इंडिविजुअल्स एंड HUF कवर कर लिए हैं। जैसे कि हमने ITF फॉर्म नंबर 1 में कवर किया हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी और अदर सोर्सेज, और ITF फॉर्म नंबर 2 में हमने कवर किया कैपिटल गेन्स। तो अब बचा है हमारे पास बिजनेस एंड प्रोफेशन। यस, ITF फॉर्म नंबर 3 में हम फाइल करते हैं इंडिविजुअल्स और HUF की ही इनकम, बट द मेथड ऑफ इनकम इज बिजनेस एंड प्रोफेशन। यानी अगर आप बिजनेस और प्रोफेशन के थ्रू अपनी इनकम ड्राइव करते हैं या प्रॉफिट अर्न करते हैं, then it will be taxable under ITF form number 3. Now the big catch here is share market income. बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम शेयर मार्केट में डील करते हैं बट हम इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते, बिकॉज ये सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं, यानी रोज शेयर्स को सेल और परचेज करते हैं, तो इनकी इनकम को कहाँ काउंट किया जाएगा? एज पर लॉ, शेयर मार्केट की जो ट्रेडिंग वाली इनकम है, यानी डेली सेल और परचेज करने वाली इनकम को उसने एज ए बिजनेस इनकम कंसिडर किया है, और इस बिजनेस इनकम को हम टैक्सेबल करते हैं ITF फॉर्म नंबर 3 के अंदर। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ITF फॉर्म नंबर 4। सो दिस फॉर्म इज बेसिकली फॉर इंडिविजुअल्स जो लोअर इनकम अर्निंग ग्रुप्स हैं, यानी जिनकी टैक्सेबिलिटी प्रोसीजर्स या टैक्स इतना नहीं बनता है साल का, या लोअर इनकम अर्निंग ग्रुप्स, उनके लिए है गवर्नमेंट ने टैक्सेबल प्रोसीजर्स को इजी आउट करने के लिए ITF फॉर्म नंबर 4 लेके आए हैं। इसमें हम बेसिकली सेक्शन 44AD, सेक्शन 44ADA और सेक्शन 44AE वाली इनकम को टैक्सेबल करते हैं। तो एक नॉर्मल रेसिडेंट जो इतनी इनकम अर्न करता है जो टैक्सेबल नहीं है या जिसपे टैक्स नहीं बनता, उस पर टैक्स कैलकुलेट करने का एक इजी वे आउट, या फिर उसके लिए टैक्सेबिलिटी प्रोसीजर्स और मेथड्स को इजी करने के लिए ये सेक्शंस को गवर्नमेंट लेकर आई है, और उन्हीं सेक्शंस की जो इनकम है वो स्पेसिफिकली हम ITF फॉर्म नंबर 4 में डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट अब वी विल डिस्कस अबाउट ITF फॉर्म नंबर 5। सो ITF फॉर्म नंबर 5 में हम जितने भी पार्टनरशिप से रिलेटेड फर्म्स हैं या पार्टनरशिप के इन एंड अराउंड ऑफ बिजनेस फर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, उनकी इनकम्स को हम प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल AOPs, LLPs या फिर BOI या फिर आपके पार्टनरशिप फर्म्स। AOP यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI यानी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, या फिर एक आपकी पार्टनरशिप फर्म या फिर आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इन सभी की इनकम हम लोग फाइल करते हैं ITF फॉर्म नंबर 5 के थ्रू। नेक्स्ट अप वी हैव ITF फॉर्म नंबर 6। ITF फॉर्म नंबर 6 में हम फाइल करते हैं इनकम ऑफ कंपनीज, और इसमें भी सिर्फ वो वाली कंपनीज आती हैं जो अपनी इनकम का एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11 नहीं क्लेम करती। सो नाउ वी हैव ITF फॉर्म नंबर 7। इस फॉर्म के थ्रू हम फाइल करते हैं उन इंस्टीट्यूशंस की इनकम जो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करती है, या फिर सोसाइटी का इन इंस्टीट्यूशंस के काम से कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी, या फिर कोई साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन, या फिर कोई सोसाइटी के लिए इंस्टीट्यूशन फॉर्म किया गया हो, या फिर हमारी यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की इनकम भी हम लोग ITF फॉर्म नंबर 7 के थ्रू फाइल करते हैं। अब हम बात करेंगे ड्यू डेट्स की। ड्यू डेट्स यानी लास्ट डेट, यानी जिसके अंदर या फिर जिस ड्यू डेट से पहले आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराना कंपल्सरी है। अगर आप इन ड्यू डेट्स को मिस कर देते हैं या इन ड्यू डेट्स के बाद रिटर्न फाइल करते हैं, तो कुछ पेनल्टीज हैं जो गवर्नमेंट आपके ऊपर इम्पोज करता है। इसमें भी 2 कैटेगरीज हैं और कुछ टाइप्स ऑफ इनकम्स हैं जिनके लिए डिफरेंट ड्यू डेट स्पेसिफाइड है बाय द इनकम टैक्स एक्ट। द फर्स्ट कैटेगरी इज द टैक्स ग्रुप और द टैक्स पेयर्स ग्रुप, जिसके लिए ऑडिट कंपल्सरी नहीं है।
यानी हम दूसरी लैंग्वेज में बोले तो वो ग्रुप जिसकी इनकम 2 करोड़ से नीचे है, यानी आपके लिए ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। तो आपके लिए जो ड्यू डेट है टू फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम इज 31st जुलाई, द टैक्स एक्ट। द फर्स्ट कैटेगरी इज द टैक्स ग्रुप और द टैक्स पेयर्स ग्रुप जिसके लिए ऑडिट कंपलसरी नहीं है, यानी हम दूसरी लैंग्वेज में बोले तो वो ग्रुप जिसकी इनकम 2 करोड़ से नीचे है, यानी आपके लिए ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। तो आपके लिए जो ड्यू डेट है टू फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम इज 31st जुलाई। एग्जाम्पल लेते हैं, इस फाइनेंशियल ईयर यानी जो भी लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमारा गया है 21-22, इसकी जो रिटर्न फाइल होगी हमारे असेसमेंट ईयर 22-23 में। तो इस असेसमेंट ईयर 22-23 में जो लास्ट डेट गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई की है आपकी इनकम्स को फाइल करने के लिए, वो है 31st जुलाई 2022। नाउ वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्रुप on the basis of again tax audit. Now we'll discuss about this group for whom the tax audit is compulsory. ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं या फिर वो लोग होते हैं जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर होता है। इन दैट केस इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू डू टैक्स ऑडिट फ्रॉम द सीए। इस केस में जो आपकी रिटर्न्स जाती है उसकी ड्यू डेट होती है 30 सितंबर, और इस असेसमेंट ईयर में आपकी ड्यू डेट रहेगी 30 सितंबर 2022। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाई द ड्यू डेट ऑफ ए टैक्स ग्रुप या फिर ऑफ ए, उस सारे प्रोसीजर में टाइमिंग्स लगता है, आपके इनकम के एनालिसिस में टाइम लगता है, इसीलिए गवर्नमेंट ने ऐसे टैक्स पेयर्स को थोड़ी टाइम की छूट दी है, और इसीलिए उसके लिए जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर स्पेसिफाइड है। लास्ट हमारा जो टैक्स पेयर का ग्रुप आता है वो है जो फॉरेन ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है। जो फॉरेन में जो ड्यू डेट है या फॉरेन की जो एनालिसिस होता है वो नवंबर तक होता है, इसीलिए जो ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जो फॉरेन ट्रांजैक्शंस में डील करते हैं उनकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट है 30 नवंबर, और इस साल हो जाएगी 30 नवंबर 2022। अगर आप भी अपने पिछले फाइनेंशियल ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं और प्रोफेशनल्स की हेल्प लेना चाहते हैं तो आप हमारी लीगल विंडो की हेल्प ले सकते हैं। लीगल विंडो में प्रोफेशनल्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराने में आपकी हेल्प करेंगे, और वो अपनी बेस्ट ऑफ द नॉलेज में आपके रिटर्न्स को फाइल करेंगे। If you want to get in touch with us and want our expert advice from the professionals which we are working here, you can get the contact details of a legal window from the description box below. And last but not least, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो please hit the like button and subscribe to our channel, and also share the video to your friends and family.